बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हमने बीएस केमिस्ट्री 6 सेमेस्टर का हमने लास्ट टाइम चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमने डिस्कस किया था और इसमें हमने कहा था कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया था और उस टाइम हमने डाउन सेल्स की बात की थी। उसमें आज हमने बात करनी है कि गैल्वानिक या वोल्टिक सेल क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक और वोल्टिक सेल में डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जो गैल्वानिक या वोल्टिक सेल होता है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यानी गैल्वानिक या वोल्टिक सेल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है जिससे हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिलती है। वोल्टिक या गैल्वानिक सेल में जिंक कॉपर सेल और फ्यूल सेल्स आ जाते हैं। आज हमने जिंक कॉपर सेल को थोड़ा सा डिटेल से देखना है कि किस तरह हम केमिकल रिएक्शन करवा के स्पॉन्टेनियसली केमिकल रिएक्शन करवा के हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेते हो। जो हमारे पास गैल्वानिक या वोल्टिक सेल होता है that is a combination of two half cells, जबकि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है वो एक ही सेल होता है, एक ही सेल में हमारे पास सारा प्रोसेस हो रहा होता है। लेकिन जो गैल्वानिक या वोल्टिक सेल होता है वो एक ही सेल नहीं होता बल्कि वो दो हाफ सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है। अब इन दोनों हाफ सेल्स में अब हम एग्जांपल यहां पे ले रहे हैं जिंक कॉपर सेल की। तो इन दोनों हाफ सेल्स में आपने जिंक का एनोड यूज करना है और कॉपर का कैथोड यूज करना है। याद रखिएगा, इस गैल्वानिक या वोल्टिक सेल में जिस भी मेटल का हम एनोड यूज करते हैं हमने उस हाफ सेल के अंदर हमने जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करना है वो उसी एनोड यानी उसी मेटल का साल्ट का सोल्यूशन होना चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल हम अगर इस सेल के अंदर जिंक को एज एनोड यूज कर रहे हैं तो उस हाफ सेल के अंदर जो सोल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट हमने लेना है वो उसी मेटल के साल्ट का सोल्यूशन होना चाहिए। यानी जिंक एनोड है तो उसका साल्ट का सोल्यूशन जिंक सल्फेट है और जिस मेटल का आप कैथोड यूज कर रहे हैं उसी मेटल के साल्ट का सोल्यूशन एज इलेक्ट्रोलाइट आपने उस हाफ सेल में यूज करना है। एक बात। दूसरी बात ये याद रखनी है कि जो आपने दोनों हाफ सेल्स के अंदर आपने इलेक्ट्रोलाइट यूज करना है उन इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन है दैट मस्ट बी सेम। यानी अगर आप जिंक सल्फेट का 1 मोलर सॉल्यूशन एज इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं तो कॉपर सल्फेट का भी 1 मोलर सॉल्यूशन एज इलेक्ट्रोलाइट यूज करना होगा। अब होता क्या है कि यहां पे एक और आपको पॉइंट बताते चलो, हम जिंक को एज कैथोड क्यों नहीं यूज कर रहे और कॉपर को एज एनोड क्यों यूज नहीं कर रहे। उसकी वजह यह है कि जो जिंक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग जो जिंक है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो कॉपर से ज्यादा है। जिस मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वो ऑक्सीडाइज होने की कैपेबिलिटी ज्यादा रखती है और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग जो कॉपर मेटल है उसका रिडक्शन पोटेंशियल जिंक से ज्यादा है और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो रिड्यूस होने की कैपेबिलिटी ज्यादा रखती है। तो जिंक क्योंकि ऑक्सीडाइज होने की कैपेबिलिटी रखता है तो यहाँ पे जिंक के इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेबिलिटी ज्यादा होगी और कॉपर क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है तो इसकी रिड्यूस होने की यानी इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने की कैपेबिलिटी ज्यादा होगी। अब होगा क्या कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होना है। अब जो ही आपने एनोड को उसी के जिंक को आपने उसी के सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप करना है और कॉपर कैथोड को आपने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डिप करना है तो क्या होगा और आपने उन दोनों को वायर से जब कनेक्ट करना है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। अब यहां पे आपको पता होना चाहिए वोल्टिक या गैल्वानिक सेल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा तो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। अब जो ही आपने इन इलेक्ट्रोड्स को डिप करना है उनके रिस्पेक्टिव साल्ट के सॉल्यूशन के अंदर तो क्या होगा, अब जिंक का क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा था जिंक ऑक्सीडाइज होगा और जो ही ये ऑक्सीडाइज होगा
तो ऑक्सीडेशन क्या होती है, यहां पे मैं आपको बता दूं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये कहां पे होता है, ये हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि ये हमेशा एनोड पे होगा। अब जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा तो हमारे पास जिंक का, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, तो जिंक फौरन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब जिंक मेटल जो कि न्यूट्रल एटम था, जिंक मेटल, वो ऑक्सीडाइज होकर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और जिंक आयन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब वो जो जिंक आयन होंगे वो सॉल्यूशन में इस फॉर्म में आना शुरू हो जाएंगे, और वो जो ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए वो इलेक्ट्रॉन वो इस एक्सटर्नल वायर के थ्रू इधर आना शुरू हो जाएंगे। अब जब जिंक आयन की फॉर्म में सॉल्यूशन के अंदर आएगा तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल वायर के थ्रू इधर आना शुरू हो जाएंगे, और इधर आके अब कॉपर, क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो इस सॉल्यूशन के अंदर, इस हाफ सेल के अंदर जो कॉपर आयन होंगे वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, यानी यहाँ पे रिडक्शन होना शुरू हो जाएगी। अब रिडक्शन कैसे होगी, ये याद रखिएगा, हमेशा कहाँ होती है, ये कैथोड के ऊपर होती है। अब कैथोड के ऊपर हमारे पास जो रिडक्शन होगी वो कैसे होगी कि कॉपर आयन जो है वो उन इलेक्ट्रॉन को, वही इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में जो हमारे पास यहां से आ रहे थे, वो कैप्चर करेंगे और कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहां से आए और सॉल्यूशन से जो कॉपर आयन है वो इन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये देखें, ये कॉपर आयन थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया और कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो गया, और कॉपर मेटल जो है ना वो इस एनोड के ऊपर, कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। अब ये प्रोसेस चलता रहता है, और वो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है उस करंट कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है, और उस फ्लो ऑफ करंट से, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है वो हम अपने पर्पसेस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये एनोड और कैथोड पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हो रहे हैं, जिनको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, उसके रिजल्ट में हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। तो अब होगा क्या, अब हमने इन दोनों हाफ सेल्स को सॉल्ट ब्रिज के जरिए कनेक्ट किया हुआ है। सॉल्ट ब्रिज क्या होती है, एक यू शेप्ड चीज होती है, और उसके अंदर KCl पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन हमने डाला हुआ है। अब पोटेशियम क्लोराइड ही क्यों डाला हुआ है, समटाइम्स स्टूडेंट पूछते हैं कि हम सोडियम क्लोराइड क्यों नहीं यूज कर सकते, इसकी वजह जो सॉल्ट ब्रिज का पहले फंक्शन होता है उसमें मैं आपको बता दूं कि सॉल्ट ब्रिज जो है वो दोनों सॉल्यूशंस को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज रखती है। कैसे न्यूट्रलाइज करती है कि सॉल्ट ब्रिज के अंदर ये जो पोटेशियम क्लोराइड होता है, अब पोटेशियम क्लोराइड के अंदर पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन होते हैं। अब जितने पोटेशियम आयन होते हैं, यानी जितने पॉजिटिव आयन होंगे उतने ही क्लोराइड आयन होंगे, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज हो जाता है। अगर आपके पास पोटेशियम आयन ज्यादा होते, क्लोराइड कम होते, या क्लोराइड ज्यादा होते पोटेशियम कम होते, तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज ना हो पाते। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज कब हो सकते हैं, जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स इक्वल होंगे। तो हमने KCl इसलिए यूज किया क्योंकि जो KCl है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स की तादाद इक्वल है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज रखती है उसको। अब अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम क्लोराइड में भी यही काम होता है। अगर हम सोडियम की बात करें तो इसमें भी एक सोडियम और एक क्लोराइड होता है, यानी सोडियम क्लोराइड में भी तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स की तादाद इक्वल होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इसको यूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज के अंदर, तो इसका जो सोडियम क्लोराइड के अंदर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन होते हैं, उनका ट्रांसपोर्ट नंबर अनइक्वल होता है, जबकि पोटेशियम क्लोराइड के अंदर जो पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर होता है वो तकरीबन इक्वल होता है, जिसकी वजह से जो पोटेशियम क्लोराइड है दैट इज अ सूटेबल सॉल्ट इन सॉल्ट ब्रिज इंस्टेड ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो ये तो हो गया कि हम सॉल्ट ब्रिज के अंदर पोटेशियम क्लोराइड को क्यों यूज करते हैं। अब इसका मेन पर्पस क्या होता है सॉल्ट ब्रिज का, एक तो ये होता है कि ये दोनों सॉल्यूशंस को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखती है।
इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल कैसे रखती है कि सॉल्ट ब्रिज दोनों सॉल्यूशंस को सेपरेट आउट रखती है, लेकिन वो आयंस को पास होने देती है। यानी यहां से आयंस इस सॉल्ट ब्रिज के थ्रू इस हाफ सेल्स में आ सकते हैं, इस हाफ सेल्स से इस सॉल्ट ब्रिज के थ्रू आयन जो है वो इस हाफ सेल में आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा ना हो तो क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है तो जिंक कंटिन्यूअसली जिंक आयन में कन्वर्ट होता जा रहा है और उसके रिजल्ट में इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं और वो इधर आ रहे हैं। अब जब जिंक कंटिन्यूअसली जिंक आयन में कन्वर्ट होता जा रहा है और जिंक आयन जो है वो तो सोल्यूशन में जा रहा है। अब ऑक्सीडेशन से पहले क्या था कि एक जिंक और एक सल्फेट यानी जिंक और सल्फेट आयन की जो तादाद थी वो सोल्यूशन के अंदर बराबर थी, लेकिन जो ही ऑक्सीडेशन हो रही होगी तो जिंक आयन सोल्यूशन के अंदर ज्यादा होते जा रहे हैं। ऐसी बात है, ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में जिंक जो है वो जिंक आयन में कन्वर्ट होगा, वो जिंक आयन कहां जाएंगे, सोल्यूशन में। सोल्यूशन में जिंक आयन की तादाद बढ़ती जाएगी। अब जिंक आयन की तादाद बढ़ती जाएगी यानी पॉजिटिव आयन सोल्यूशन के अंदर बढ़ते जाएंगे और नेगेटिव आयन तो उतने, नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयंस की जो कंसेंट रेशियो है वो चेंज होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह इस सॉल्यूशन के अंदर देखें तो रिडक्शन होने से पहले सल्फेट और कॉपर यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की तादाद इक्वल है इस हाफ सेल के अंदर, लेकिन जो एक कैथोड में रिडक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ तो उस वक्त वो जो सल्फेट कॉपर आयन थे वो रिड्यूस हो गए, किस में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, कॉपर मेटल के अंदर। अब पहले तो इक्वल थे सल्फेट और कॉपर आयन, लेकिन कॉपर आयन कन्वर्ट होते जा रहे हैं कॉपर मेटल के अंदर। तो जब कॉपर आयन कॉपर मेटल के अंदर कन्वर्ट होते जा रहे हैं तो सोल्यूशन के अंदर कॉपर आयन तो कम होते जा रहे हैं ना। जब कॉपर आयन कम होते जा रहे हैं सल्फेट आयन तो वैसे पड़े हैं, तो सल्फेट आयन और कॉपर आयन की जो रेशियो है वो भी अनइक्वल होती जा रही है। जब ये अनइक्वल होती जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो आपका लेफ्ट हाफ सेल है उसमें आपके पास पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती जाती है और जो राइट हाफ सेल है उसमें आपके पास नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती जा रही है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब ऐसा होगा तो एक वक्त के बाद केमिकल रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं। सॉल्ट ब्रिज क्या करते हैं, आप देखें इस राइट हाफ सेल के अंदर आपके पास सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, तो यहां से नेगेटिव आयन यानी सल्फेट आयन वो यहां इधर आना शुरू हो जाएंगे और यहां से जो आपके पास पॉजिटिव आयन है वो सॉल्ट ब्रिज के थ्रू इधर आना शुरू हो जाएंगे। यानी जहां पे नेगेटिव आयंस की तादाद ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, वो उसकी दूसरी साइड पे आना शुरू हो जाएंगे और इस साइड पे अगर पॉजिटिव की तादाद ज्यादा है तो वो इधर आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह आपके पास आयंस एक दोनों हाफ सेल्स के अंदर इक्वलाइज रहते हैं तो आपके पास ये न्यूट्रलाइज रहते हैं। यानी सॉल्ट ब्रिज का मेन फंक्शन जो है वो ये है। यानी यहाँ पे मैंने आपको सॉल्ट ब्रिज का मेन फंक्शन ये भी बता दिया कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज रखता है और ये भी बता दिया कि इसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड ही क्यों यूज करते हैं, कोई और सॉल्ट क्यों नहीं यूज करते। जो दूसरा मेन फंक्शन है सॉल्ट ब्रिज का वो ये है कि ये दोनों सॉल्यूशंस को सेपरेट रखती है। अगर हम इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर दें तो आपके पास रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन स्टॉप हो गया। तो इन दोनों रिएक्शंस को एक दूसरे से सेपरेट आउट भी ये सॉल्ट ब्रिज रखती है, ये भी इसका मेन फंक्शन है। और इसके बाद हमारे पास ये हमने सॉल्ट ब्रिज के कुछ मेन फंक्शंस भी देखे उसका, और इस तरह हमने ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यूज होने वाला जो वोल्टेक या गैल्वानिक सेल होता है उसको भी हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर इंशाल्लाह हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।